वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अब आप जानते हैं कि अब आपका ना मैथ्स का एग्जाम है, तो मैंने आपको डीओई ने जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया था उसकी एक वीडियो प्रोवाइड की है। इस वीडियो में मैं आपको जो भी आपके सब चैप्टर्स आ रहे हैं ना उसके फॉर्मूलेस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से तैयारी कर पाए। देखो, फॉर्मूले अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और सीबीएसई ने भी ना एक जो है ना इंफॉर्मेशन जारी किया जो एग्जाम के रिगार्डिंग है। जैसे उन्होंने बताया कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो भी अपने फॉर्मूले सीखे हैं ना तो उन्हें कागज पर आप लिख लें। और बोर्ड परीक्षा जैसे 10वीं के लिए इशू किया तो आपकी स्टडी है तो उसमें भी आपके काम आएगा, तो उन्हें आप एक बार देखते रहेंगे तो आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए सारे फॉर्मूले लिख कर आया हूँ। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये मत सोचना इसे याद करना, मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा भी, ठीक है, कैसे मतलब इसको समझना भी है। जैसे मैंने देखा नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं। अब आपसे एग्जाम में ट्रू या फॉल्स में पूछ लेगा कि क्या जितने भी होल नंबर है उनको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। हिंदी में मतलब क्या जितने भी पूर्ण संख्या में देख रहे हैं क्या इनको हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? आपका जवाब होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जितने भी ये होल नंबर है ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो होल तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। अब आप ध्यान से समझिए, देखो ये नेचुरल नंबर है, हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं इसे, और ये होल नंबर है, ठीक है। अब आपके ना एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा कि क्या ये जो होल नंबर है इसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो आप सिंपल सोचिए कि ये जो होल नंबर है ये जैसे 0 है, क्या इस 0 को मैं नेचुरल नंबर कह सकता हूँ? मतलब जैसे मैंने पहले इसका नाम बोला ना, फिर इसका बोला कि क्या होल नंबर को नेचुरल बोल सकता हूँ, यानी कि इतना बड़ा गोला क्या इस गोले में चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो आपको याद रखना है कि जो होल नंबर है 0 इसे नेचुरल नहीं कह सकते, पर ये जो नेचुरल है इसे होल कह सकते हैं। आप एक गोले बना लो, इसे और बड़ा कर लो ऐसे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या इन इंटीजर्स को नेचुरल नंबर कह सकते हैं, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, हिंदी में देखते रहना। तो क्या इन पूर्णांकों को हम नेचुरल कह सकते हैं? देखो, नेचुरल नंबर तो कभी माइनस का होता ही नहीं, 1 से स्टार्ट होता है। तो क्या इन इंटीजर्स को हम नेचुरल बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा गोला इसमें नहीं जाएगा। पर क्या इन नेचुरल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी बुक में भी देखेंगे ना तो उसमें इस तरीके से पहले चैप्टर में ट्रू फॉल्स है। तो आप एक काम तो ये कीजिएगा, जितनी भी आप मतलब बुक में जो भी आप ट्रू फॉल्स जैसे आप देखते हैं 10 चैप्टर सर्कल जो है बुक में 9 नंबर पर होगा, पुरानी बुक में 10 चैप्टर है, तो उसमें भी खाली स्थान दे रखे हैं। तो जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी ट्रू फॉल्स है, एक बार उनको अच्छे से जरूर देख लें, ठीक है, इसमें बड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर इवन नंबर मैंने बता दिए 2 4 6, ठीक है। 0 अब कहीं लिखते कहीं नहीं लिखते, तो मैंने यहाँ लिखा। ऑड नंबर 1 3 5 7। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, और इवन प्राइम नंबर ये 2 ही है, खाली एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, और 2 से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन ये वो होते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। अब एग्जाम में ना आपसे थोड़ा घुमा के पूछ लेगा कि वो कौन सा नंबर होता है जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब जो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो वो कौन सा है? प्राइम नंबर। तो ये है, ठीक है। फिर कॉम्पोजिट नंबर, इनको छोड़ के जो बचे वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, चलते रहेंगे ये 18 20। अब देखो 9 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 9 ना 3 के टेबल में आता है तो वो कॉम्पोजिट होगा। ये वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, अच्छे से नहीं करना। फिर इसके बाद 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 24 आएगा, ये सब नंबर छोड़ के ये जो बचेंगे ये सारे आएंगे कॉम्पोजिट नंबर में। फिर रेशनल नंबर, इस पर क्वेश्चन तो एक आएगा ही आएगा। रेशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग कहते किसे हैं, शांत बोलते हैं, मतलब जिसको डिवाइड करने पर हम रोक देते हैं ना, मतलब वो आगे बढ़ता नहीं है, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। एक बात और सुन लो, टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जब, देखो, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं।
तो अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के फैक्टर है, मतलब 2 और 5 का पहाड़ा आ रहा है, 2 या 5 का टेबल आ रहा है, मतलब 10 भी आ सकता है, 2 का टेबल भी आ सकता है, 5 का, अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब ये थोड़ा डीपली हो गया, ठीक है। अब आपसे एक पूछ लेता हूँ, जैसे यहाँ लिखा मैंने 18 और यहाँ मैंने लिखा 30, तो अब आप बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। आप इसके टुकड़े करो, ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं है। 18 30 का करो, 3 3 2 6 6 5 30, 3 दूनी 6 5 30। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो बच्चे कह रहे थे इसमें 2 भी है 5 भी है, अगर खाली 2 भी होगा तब भी चलेगा, 5 होगा तब भी चलेगा, 10 होगा तब भी चलेगा, लेकिन इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। पर आप बोलोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये 3 आ रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा ऊपर काट के 3 ठीक 18। देखो मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, अगर जिसको नहीं समझना वो खाली नोट भी कर सकता है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि अब आपका फाइनल एग्जाम है, ठीक है। आप इसे बिल्कुल ईमानदार से सुन लेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं डियर जब नीचे 2 आए केवल, 5 आए केवल, या दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई नंबर ना। अगर आ रहा है तो ऊपर देखो कट रहा नहीं कट रहा, ठीक है। अगर मान लो 18 की जगह यहाँ पर 7 होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। और देखो जो रेशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग भी होगा। क्या होगा? रिकरिंग मतलब होता है सेम नंबर आ रहा है, जैसे 0.43 43 43 43 डॉट 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 डॉट, तो देखो सेम सेम आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, ठीक है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग भी होते हैं। टर्मिनेटिंग कैसे हो गया? जैसे 0.7 हो गया, 0.7 है 4, कुछ भी लिख दो, 7 हो गया, 8/4 हो गया, इस तरीके से। तो नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो चलते रहते हैं, जैसे डिवाइड करा किसी नंबर को, जैसे 1 को 7 से डिवाइड करो चलता रहेगा वो, ठीक है। 1 को 3 से करो चलता रहेगा, तो सेम सेम नंबर आ रहे हैं, मतलब जिस पर बार लग सके। देखो जिस पर बार लगा होता है ना वो रेशनल नंबर होता है। अब बताओ ये कौन है? रूट 25, तो 25 का रूट क्या होता है? 5, बाहर निकल गया ना, तो ये भी रेशनल है। जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसको भी हम रेशनल नंबर ही कहेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, दोनों होते हैं। देखो ये अब आप कहोगे सर जो रेशनल नंबर थे वो भी तो नॉन टर्मिनेटिंग थे, पर इसमें नॉन रिकरिंग आएगा, मतलब सेम नंबर नहीं आना चाहिए। देखो देखो 4 3 है, फिर 4 3 3, फिर 4 3 3 3, सेम नहीं आ रहा ना, इस पर बार नहीं लग सकता, बार इसे बोलते हैं, तो ये नहीं लग सकता, इसलिए इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब एमसीक्यू में अगर आ गया ना छाटो, तो अब आप याद रखो इरेशनल कौन कौन से होते हैं? रूट वाले जो बाहर ना निकले, पाई, ये जो पाई होता है ना ये इरेशनल नंबर है। और 0.43 433 4333 ये क्या है? इरेशनल नंबर है। फिर रियल नंबर पे आ जाओ, वही मतलब रियल नंबर में रेशनल रेशनल आएगा, रेशनल तो मैंने बता दिए, इरेशनल बता दिए। तो रेशनल में कौन आएगा? नेचुरल भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, परिमेय संख्या बोलते हैं, और ये अपरिमेय होता है, ठीक है। मतलब आपको याद रखना सबसे छोटा है नेचुरल, उससे बड़ा है होल, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रेशनल, और इरेशनल बिल्कुल अलग, और इन दोनों के अंदर आ जाएगा रियल नंबर। रियल सबके अंदर आ जाएगा, मतलब सब रियल है। और इससे ऊपर होता है फिर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपके कोर्स में नहीं है। अब उसके बाद ये फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले में बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखो ये प्लस वाला है ना, ये प्लस वाला है, तो इसका प्लस का फॉर्मूला बना हुआ है, ये माइनस वाला माइनस का फॉर्मूला बना हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया x - 3 की पावर 2, तो बच्चे इसको a लिखते हैं, b को लिख लेते हैं -3। नहीं, जब माइनस का फॉर्मूला बना हुआ तो खाली 3 लेना है। देखो इसका प्लस का फॉर्मूला भी है और माइनस का भी है, तो आप a इसको बोलोगे, b इसको बोलोगे। अब फॉर्मूला पुट कर दो, क्या फॉर्मूला होता है? a² - b², ये होता है। नहीं, ये पावर 2 लगी है इसलिए प्लस लगे, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, माइनस लगा लेते हैं, फॉर्मूले में प्लस है।
ठीक है, अगर माइनस वाला है ना तो यहाँ प्लस है, देखो समझे मेरी बात। अब जैसे मैंने यहाँ ऐसे लिखा फॉर्मूला, अब बच्चे कहीं ऐसे याद करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसलिए उनके दिमाग में माइनस रह जाता है। आप एक तरीके से याद रखो ना, इस तरीके से, इस तरीके से। अब सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर हमने बिस्कुट रखे हुए हैं, यहाँ पर मिक्सचर रखी हुई, अब मिक्सचर आगे कर दूं, बिस्कुट पीछे रख दूं, तो रहेगा तो वही चीज जो है, ऐसी यहाँ पर भी है। क्लियर हो गया? तो इसका माइनस का फॉर्मूला बना हुआ है। अब ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए और ये बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें पुट कर दो, ए कितना है एक्स का स्क्वायर, या सिंपल याद रखो, पहले वाले पे स्क्वायर दूसरे वाले पे स्क्वायर माइनस 2 लिख के दोनों एक साथ, एक्स का स्क्वायर 3 3 9, 3 दूनी 6x। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला है ना, इसे कैसे करेंगे, देखो इसका कोई माइनस का फॉर्मूला नहीं होता। अब ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक आते आता है। जैसे इस पे क्वेश्चन ही आ गया, √3 माइनस हम चलो अब मैं इसे √2 लिख लेता हूँ, और एक क्या आ गया √3 प्लस 2। अब कैसे करेंगे, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, पहले वाला सेम है बाद वाला सेम है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 के ऊपर स्क्वायर लग गया, √2 के ऊपर स्क्वायर लग गया, रूट से कट गया 3 बचा, रूट से कट गया 2 बचा, तो 3 में 2 का 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से लगाना आना चाहिए। अब इसका कोई माइनस का फॉर्मूला नहीं होता, अब इसका माइनस का फॉर्मूला नहीं होता, तो यही चीज बताना चाहता हूँ, इसमें और इसमें फर्क क्या है। इसका माइनस का फॉर्मूला होता है ना, तो हमने इसमें ए लिखा x और b लिखा 3, ठीक है, लेकिन इसका कोई माइनस का फॉर्मूला नहीं है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, अब देखो ये आ गया x माइनस 4 x प्लस 3। आप देखो पहले वाला सेम है, बाद वाले अलग है, फॉर्मूला पहचानना आना चाहिए। तो ये रहा फॉर्मूला। अब जिसने फॉर्मूला याद नहीं रखे या इस प्रैक्टिस नहीं कर रखे, इसको लीव कर दे। जो कर रखे पहले 25 नंबर की तैयारी कर ले, ठीक है, 27 नंबर की, फिर आप करिए। देखो अब मैं समझाता हूँ, अगर ये जो समझा रहा हूँ ये समझो, फायदा ही होगा। देखो पहले वाला सेम है, बाद वाला अलग। अब आप यहाँ माने थे ना, अब इसकी जैसे फॉर्मूला कौन सा लगेगा इनमें, तो ये वाला लगेगा। आप फॉर्मूला लिख लो, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी एक्स ए बी, ठीक है। अब एक्स कितना है, एक्स, ए कितना है, माइनस का। देखो इसके आगे मैं माइनस लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला इसका होता ही नहीं है। यहाँ पे नहीं लगा रहा था ना माइनस, क्योंकि इसका फॉर्मूला माइनस का ऑलरेडी बना है, इससे बन गया, क्योंकि स्क्वायर बन गया, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं बना, इसलिए हमने ए की जगह माइनस का 4 लिया, और बी कितना है 3। अब इसमें पुट कर दो, पुट करना आना चाहिए। एक्स कितना है, एक्स का स्क्वायर, ए कितना है माइनस का 4, बी कितना है 3, ए कितना है माइनस का 4, बी कितना है 3। एक्स का स्क्वायर -4, जैसे 3 के कितने बचे, माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी है, माइनस के 4 में से 3 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, 4 3 12 आ गया, ठीक है, 4 3 12, 4 3 12। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये आंसर, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, इनको घुमा घुमा के पूछा जाता है। अब ये आपको दिया, इसने ऐसे निकाल दिया, अब अगले चैप्टर में या उसी चैप्टर के आगे में आपको बोलेगा ये है, इसको फैक्टराइज करो, तो इसके आगे आप 1 लगा लोगे, ठीक है, इसके आगे आप 1 लगा लोगे, तो 1 12 जाए कितना होगा 12, ठीक है, तो 4 0 12 हो गया, 6 0 12 हो गया। माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो इनमें से कौन सा टुकड़ा जो माइनस करने पर 1 ले आएगा, ये वाला। तो x का स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस 12। मैं आपको बता रहा हूँ, समझाना मैं क्या चाहता हूँ, मैं बताता हूँ कि जो क्वेश्चन है उसको आंसर की फॉर्म में और आंसर को क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में दे देगा।
जैसे क्वेश्चन आ गया उसने बोला इसके फैक्टराइज करो, तो 12 के 12 हो गया, ठीक है। तो 4 से 12, तो एक्स का स्क्वायर ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का 12, ये 2 ग्रुप बन गए। इसके टुकड़े कर लो, एक्स एक्स 4 का 4 एक्स, ये मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई एक्स, 12 का 4 3 12, इसके 2 टुकड़े कर लिए, 3 से 4 बनाया पहले। ये हमने क्या करा, 12 का 12 करा, 12 किस किस के बारे में तो वो लिखा, फिर माइनस करने पर 1 चाहिए क्योंकि कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तो 1 किस में आएगा, इसमें ये हटा दो। फिर हमने 4 और 3 को लिख लिया क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा है इसलिए यहाँ पे एक्स लिख दिया। फिर ये बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो गए। फिर हमने जोड़ियाँ बना ली, पेयर बना लिया, फिर हमने इसके टुकड़े कर दिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें एक्स है इसमें एक्स है, एक्स एक्स माइनस 4 आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, क्या आ गया एक्स माइनस 4, ये दोनों सेम है तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसे हमने करा। देखो ये चीज है ना, मैं बताना क्या चाहता था, ये चीज है, ये चीज तो थी, या तो वो खोलने के लिए आ सकता है, वो बंद करने के लिए आ सकता है। इतने टफ चैप्टर्स नहीं है, अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया ना उल्टा सीधा करके तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। अभी भी अगर आप 3-4 दिन ये जो है आप, अब जैसे बच्चे बाद में देखें तो 1 या 2 दिन बचे, जो भी है जैसे भी है, जितना टाइम है उसमें बहस करो, जो होगी देखी जाएगी। पहले से थोड़ा डिसाइड कर लोगे आपके नंबर कम आएंगे या रह जाओगे, पहले से कैसे डिसाइड कर लोगे, पूरा बहस दो, अच्छा होगा आपके साथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं सारे फॉर्मूले बताने में थोड़ा आइडिया देने के लिए बताया कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। जैसे ये है ना, अगर ये चीज दी होगी तो उसे खोलने के लिए कहेगा, ये देगा तो इसे बंद करने के लिए कहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्यूब लिखा हुआ है और एक 3 वाले ऐसे ही, अब 3 तो लिखा हुआ नंबर होंगे, तो एक पर स्क्वायर है, एक अकेला, एक पे स्क्वायर है, दूसरा पे एक अकेला, दूसरे पे स्क्वायर है। तो अगर ये तो इसको ये बनाना, तो इसको बनाने के लिए शुरू के 2 नंबर चाहिए, सुन रहे हो। जब मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये दे रखा है तो ये बनाना है, ये दे रखा है ये बनाना है, ये दे रखा है तो ये बनाना है, ये दे रखा है तो ये बनाना है, बस पहचानना आपको आएगा, ठीक है। अब ऐसे ये वाले फॉर्मूले हैं, ये वाला एक ही क्यू माइनस बी की क्यू, तो इसका जैसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाता है तो मैं आपको एक ज़्यादा बता देता हूँ, जरा 1 मिनट देखो। मैं एक बार लास्ट में सारे फॉर्मूले भी दिखा दूंगा ताकि जिन बच्चों को फॉर्मूले खाली देख लेंगे ना वो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन जैसे अगर आपका आ जाए, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, उससे बोला प्रूव करो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब होगा। ये फॉर्मूला है, कैसे करेंगे, एक्स लिखा पूरा सेम उतार दिया, वाई लिखा पूरा सेम उतार दिया, ठीक है। अब देखो एक्स लिखा पूरा सेम उतार दिया, वाई लिखा पूरा सेम उतार दिया। अब आपके मन में आ सकता है कि सर ये जो फॉर्मूले में आपने करवाया इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ हो सकता है ये, लेकिन फॉर्मूले से ही करो आप, ठीक है। यहाँ तो फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं ना, इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आ रहा था ये इसके बराबर या ये इसके बराबर प्रूव करो, तो हमें हमेशा इसी को लेना है। एक्स लिखा पूरा उतार दिया, वाई लिखा पूरा उतार दिया, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया एक्स की क्यूब, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई क्यूब, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का है, एक्स पे 2 वाई पे 1, एक्स पे 2 वाई पे 1, दोनों कट गए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों भी कट गए, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया। क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखो इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद आएगा, तो जो आपके पास चैप्टर उसमें से कर लेने वाले, और ये तीसरा फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। अब इसके ना कुछ फॉर्मूले रह गए हैं, तो जरा मैं वो और भी आपको बता दूं, यहाँ पे आप नोट कर लेना। देखो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, मतलब इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए, तो आप सोचो 0 है, 0 को ऐसे मल्टीप्लाई करके पूरा 0, तो अगर ये 0 हो जाए तो याद रखना a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब यहाँ पे मैंने a प्लस बी सी लिखा है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि
यहाँ पूरा 0 बन गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आ जाए। अब सुनो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया मान लो, अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे तो अब बच्चे चालाकी में क्या करते हैं कि 12 मल्टीप्लाई करके फिर इसकी मल्टीप्लाई इसकी में ऐसे करके इनको जोड़ के घटा देंगे, है ना। पर अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप उसको अप्लाई करो। जैसे 12 है, 7 है और 5 है, ये तीनों लिख लो। देखो ये रहा ना फॉर्मूला, अगर इन तीनों को जोड़ने पर 0 आएगा तो हम 3abc कर देंगे। इन तीनों को जोड़ो, माइनस का 12, 7 5 12, तो 0 आ गया। 0 आ रहा है। आप मेरी बात समझो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने यहाँ पर 12 7 5 लिखा है, हो सकता है यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ जाए। अगर तीन जनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है तो आपको क्या करना है, इक्वल लिख के 3 लिख के ये तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपको? आपको इसको ध्यान में अच्छे से रखना है अगर आप सही में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, ये वाला देख रहे हो आप, ये आ जाता कभी कभी एग्जाम में, या ये वाला आ जाता। आप कहोगे पता नहीं फिर कैसे करना होगा, है ना। तो डियर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बिल्कुल इजी तरीका। देखो मेरा मकसद ना केवल ये नहीं है कि फॉर्मूले दिखा दे करा दे, तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छे से करा सकूँ जो आपकी काफ़ी हेल्प कर पाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यूब है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यूब है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, क्यूब है। देखो फ्री के नंबर तो नहीं है, मेहनत करनी पड़ती, लेकिन आप अगर यही अगर ऐसा आ जाए, कोई और भी आ जाए, तो आप आराम से कर लोगे। तो ये दे रखा। अब आपको करना क्या है, आप देखो जब भी तीनों पर क्यूब देखो तो आप अंदर वाले ऐसे लिख लो, लिख लिया। आप देखो इसे काट दिया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, कट गया, 0 आ गया। ठीक है, आप लिखोगे क्योंकि या सिंस, क्योंकि सिंस, क्योंकि ये 0 है इसलिए क्या होगा, 3 लिख के तीनों एक साथ लिख देंगे। देख लो अगर ये 0 आ रहा है, 3 लिख के तीनों एक साथ लिख दिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करा था, 3 लिख के तीनों नंबर एक साथ लिख दिए मल्टीप्लाई। समझो, क्योंकि देखो खाली गिनती वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, चेंज करके देंगे वो। ठीक है, अब इसको और खोल दो। ये फॉर्मूले पता है आपको, ये मैंने अभी आपको मैं बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ये लिखा आएगा तो ये करना होगा, ये लिखा आएगा तो ये करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। क्लियर हो गया? अब ऐसे नीचे वाला करना है, ऐसे में क्या करना है, नीचे वाला, यहाँ पे एंड लिखो, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, ए आप हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, अंदर वाले को टोटल करो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 लिख के तीनों एक साथ, ए माइनस बी, ठीक है, ये ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ कोई से नहीं मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और क्या बचा, सी माइनस ए, ये सेकंड आ गया। अब ये वाला ऊपर से ये वाला नीचे था, अब क्या करेंगे, फर्स्ट अपॉन में सेकंड कर देंगे। तो फर्स्ट कौन सा, ये रहा 3, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी,
सी माइनस ए सी प्लस सी, और नीचे क्या है 3 ए माइनस बी ए प्लस बी, ओ सॉरी ए माइनस बी और बी माइनस सी है, और क्या है ये रहा सॉरी सी माइनस ए। देखो ये वाला जो है ना हमने ये वाला लिख दिया और ये वाला इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब ये देखो माइनस वाला ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आंसर आएगा। मतलब आपको अगर फॉर्मूले पता है तो वो घुमा कर देंगे, आपको ढूंढ के उन्हें पता लगाना आंसर कर देना। हो सकता है वो कोई नया क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक बात मैंने अगर बोला है ना कि ये वाला, तो मैं ये भी फटाफट करवा देता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि अब आगे बता दूँ, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा। ये देखो ये क्वेश्चन है, तो आप पहले इसको लिख के देखो तीनों को ऐसे करके लिख लिया। अब देखो 2a है प्लस का a और a माइनस का, तो ये पूरा इससे कट गया। अब b माइनस के 2 है ना, तो ये प्लस के ये भी कट गए और ये भी कट गए, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 3 लिख के आप क्या करोगे, तीनों एक साथ लिख दो। ये आंसर है। क्लियर, बहुत सिंपल सा। मैंने कहा था ना कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा ना, तो मैंने सीधा कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो फॉर्मूला भी थोड़ा दिखा सकते हैं कि फॉर्मूला होता है इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। अब बाकी के फॉर्मूले कुछ लिख देता हूँ मैं। देखो ए स्क्वेयर जैसे है मल्टीप्लाई यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो देखो पावर सेम है, तो क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई करके ऊपर एक बार लिखते हैं। मतलब कहने का कि अगर ए के ऊपर m है और b के ऊपर m है तो a भी m हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर a के ऊपर m है a के ऊपर n है तो बेस सेम है, इस बार पहले पावर सेम थे बेस सेम है, तो क्या होगा m प्लस n। अगर यह डिवाइड होगा तो a m माइनस n हो जाएगा। अगर a m माइनस है तो देखो माइनस है सेम उतर जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही रूल देखना है आपको। अगर -1 के ऊपर ओड पावर है, मैं बताता ना ओड क्या होता है विषम संख्या, तो क्या आएगा -1। अगर -1 के ऊपर इवन पावर है तो क्या आएगा +1। इवन मतलब सम संख्या, ओड मतलब विषम संख्या। 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर a के ऊपर -1 लिख दिया तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। मान लो 1/a के ऊपर -1 आ गया तो a के ऊपर 1 हो जाएगा। उल्टा कर देना, जैसे अगर a के ऊपर -4 आ गया तो 1/a के ऊपर 4 हो जाए, ठीक है। और अगर किसी के ऊपर 0 पावर आ गई तो 1। अगर मैंने इतनी बड़ी रकम रखी तब भी 0 लगाया तब भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, सारे नोट कर लेना ये। अब चैप्टर 3 पे आ जाओ। देखो चैप्टर 3 जो है वो आपका केस बेस्ड आएगा। अगर और एक क्वेश्चन 2 नंबर का मतलब एमसीक्यू में आएगा, तो आपको याद रखना है जैसे ये ऐसे डला होता है ना, तो एक्स को बोलते हैं एब्सिसा भुज, बाद वाले को बोलते हैं वाई यानी कि ऑर्डिनेट कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे कोटि। और जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो उसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। अब देखो एग्जाम में ना निर्देशांक बोलता है, बच्चों को पता नहीं होता निर्देशांक क्या है, ठीक है। तो केस में पूछेगा, मैं अभी आपको एक केस स्टडी करवाता हूँ। जैसे हम ये केस ले लेते हैं, ठीक है। आप हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, इसमें
कोई फर्क नहीं पड़ता डियर, ये है केस स्टडी। मैंने अलग अलग लिए हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास सपोर्ट होंगे ना, लास्ट में 2 पेपर हैं, तो अब उसमें देखना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताएंगे ना, आप कमेंट कर सकते हैं। देखो इसने बोला है कोऑर्डिनेट बताइए ए पॉइंट के, तो ए कहाँ है, ये रहा। तो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट यानी कि पहले एक्स पूछ रहा है फिर वाई पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स कितना होगा, आप देखो ये रहा, ये एक्स की लाइन होती है, ये वाई की लाइन होती है। हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, आप हिंदी वाले भी जरूर ध्यान दिया करो अच्छे से। तो x का कितना है 3, ये a की वैल्यू निकाल लेते हैं 3, और y का कितना है ये 1, ये y की लाइन है ना, तो ये y की लाइन है ना इस तरीके से, तो y का कितना आ गया 1 आ गया। अब इसने b की वैल्यू पूछी b की, तो b का ये रहा, तो b की x की वैल्यू कितनी है 7 और b की वैल्यू कितनी है 1। सुन रहे मेरी बात, देखो फॉर्मूले लिखवाने का मकसद यही है कि आप उसे कर भी पाओ, नहीं तो मेरा बेनिफिट क्या करवाने का, नहीं समझ आई। अब इसने बोला है कि 5 और 7 का नाम बताइए। देखो यहाँ पर नाम दिया था तो वैल्यू पूछ ली, अब यहाँ पर क्या पूछ लिया उन्होंने, इसका नाम पूछ लिया 5 और 7। तो पहले वाला x होता है, तो ये रहा 5, फिर 7, तो y में 7 का ये रहा, तो हमेशा 90 डिग्री को लेना होता है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये इसका नाम डी है, तो इसका नाम क्या है डी। तो हम 5 7 लिख के इसके आगे डी लिख देंगे। एग्जाम में आंसर क्वेश्चन उतारने में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, जो सबसे पहले आता हो वही करना, चाहे लास्ट का क्वेश्चन ही पहले करो। अब 2 और 11 का बताओ, 2 और 11 का बताओ जल्दी से। देखो x का 2 y का 11, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये रहा एल पॉइंट आ गया। अगर आपने हल्का सा इधर उधर कर दिया तो नंबर कट जाए, तो एल आ गया, ठीक है। x का 2 y का 11, ठीक है, एल पॉइंट आ गया, ठीक है। 2 और 11 का आंसर क्या है एल। अब ये बोल रहे एरिया निकालिए पेंटागन एबीसीडी का एरिया। ये देखो, अब ना आप इसमें फॉर्मूले लगाने मत बैठ जाना, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो ये पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आधा तो हो गया 15 16 17 और ये हो गया 18, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया। अब हम थोड़ा इसको फॉर्मूले से करेंगे, इसको डाल देते हैं लाइन। तो अब ये क्या बन गया रेक्टेंगल, तो 1 2 3 4, तो लेंथ कितनी आ गई 4 आ गई, 18 से याद रखना, ठीक है। तो 4 आ गई, और ये कितना 1 2 3, तो ये 3, तो 4 से कितना हो गया 12, ये 12 हो गया। इसका एरिया कितना आ गया 12, क्यों लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 आ गया। फिर ट्रायंगल का क्या होता है बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 1 2 3 4, हाइट कितनी है 1 2 3, बिल्कुल बीच वाली लेनी पड़ती है। तो 2 से कट गया 2 2 4 6 आ गया, तो 12 और 6 कितना 18, और हमने पहले बता दिया था 18, बता दिया था ना 18, तो बस, तो ये हमारा 18। अच्छा एक और चीज देखो, ये देखो ये कह रहा है अगर ये वाला नहीं करना तो ये, अब बच्चे सोचते हैं तीनों की जगह ये, नहीं नहीं, इस तीसरे क्वेश्चन की जगह ये अलग कर सकते हो। ये कह रहा है डिफरेंस मतलब घटाओ, अफसीसा जी में से ऑर्डिनेट जे को घटाओ। तो अफसीसा मैंने आपको अभी क्या बताया था, ये देखो अफसीसा हमारे ना फॉर्मूले, अफसीसा एक्स होता है ऑर्डिनेट वाई होता है, तो अफसीसा जी, जी की वैल्यू बताओ कहाँ है जी, ये रहा। तो अफसीसा मतलब एक्स, तो नीचे जाएंगे 10 आ गए, और ऑर्डिनेट जे, जे ऑर्डिनेट मतलब वाई, आपको याद भी रखना पड़ेगा, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, जिनको स्पीड बढ़ाने में स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए करवा रहा हूँ। ऑर्डिनेट जे, तो जे ये रहा, तो ये कितना गया 14,
तो यहाँ लिख लेंगे 14। अब 10 में से 14 गए, माइनस की रकम बढ़ी तो माइनस के 4 आ गए। तो मैंने कहा था ना कि ऐसे क्वेश्चन केस पे आते हैं। अब एक ही हो गया, अब एक और ये देख लेते हैं केस वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, ये केवल एक आपको आइडिया देने के लिए, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। अब सपोर्ट में बहुत सारे हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। सुन भाई, देखो इधर, अब इसने बोला है सी के कोऑर्डिनेट निकालिए, सी के कोऑर्डिनेट निकालिए, निर्देशांक निकालिए। सी का है ये रहा, तो पहले एक्स होता है। देखो मैंने इतनी मेहनत समझाया, प्लीज वीडियो को रोके ना, आंसर अपने आप करना, फिर मैच करना, मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा हाँ भाई हमारी तैयारी है। बाकी मैं तो समझा रहा हूँ, आप वीडियो सुन लेना। सी का बता, देखो ये रहा, सी का 8 हो गया एक्स, और वाई का भी 8 आ गया। अब इससे बोला एक्स से लंबवत दूरी निकालो। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लंबवत बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखना, जब एक्स से दूरी बोलेगा तो y की वैल्यू आंसर होती है, और y से बोलेगा तो x की होती है। मैं आपको बताता हूँ, x से c की दूरी, ये x है, c की दूरी पूछ रहा है, ये कह रहा है कितनी दूरी पर है। तो ये वाला आंसर मत सोचना, क्योंकि x से दूरी बोल रहा है कि ये कितने कदम है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हालांकि दोनों 8 है, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। सिंपल याद रख लो, अगर x से दूरी बोल रहा है तो आपको y को देखना है 8। अगर y से दूरी बोलेगा तो आप क्या देखोगे, x को। अब मैंने बोला ये r जो है ना, r मान लो ये पॉइंट है, तो आपसे पूछ रहा है, चलो r को तो टेढ़ा मेढ़ा दे रखा, आप भी ले लेते हैं। अब मैंने बोला b, मैंने पूछा b की वैल्यू बताओ x से, तो आप सीधा बोल दोगे 11, y का आंसर। जब x से दूरी बोलेंगे तो y आंसर होगा, y से दूरी बोलेंगे तो x आंसर होगा। ये याद रखना, मैं दूरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि एक दूरी वाला क्वेश्चन होता है और एक होता है जो इमेज बनती है, मतलब फोटो की तरह प्रतिबिंब बनता है। तो मैं वो वाला क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। अब देखो एक बार ये देख लो, BC की लंबाई निकालो। BC का है, ये रहा BC, देखो 1 2 3, 3 आ गया। D से y अक्ष पर बने लंब के पाद की संख्या याद करें। D की वैल्यू निकालो, D का है, D y अक्ष पर बने लंब के, D से y अक्ष पर बने लंब के पाद के निर्देशांक याद कीजिए। तो ये D की वैल्यू तो हमें पता ही दे रखा है, 3 और 8, समझो। चलो ये हो गया। अब आगे देखो, इसमें आंसर दे रखे हैं, ये देखो, ये ना इसमें ये इसने डी से ये जो बना ना, ये खाली इस पॉइंट की बात करिए तो x0 होगा, y8, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दे ही रखा था ना मैं 8 आंसर, क्योंकि सिर्फ y अक्ष बोला। जब देखो, अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बता दूं, देखो सेकंड का देखो, 8 मात्रक, ठीक है, मैंने कहा था y वाला आंसर होगा। अब जैसे इसने y अक्ष बोला है, यहाँ पे दूरी नहीं पूछा था, तो इसे सिर्फ कोऑर्डिनेट पूछे थे, कोऑर्डिनेट। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ये लिखा, अगर x एक्सिस है तो उसका मतलब x,0 होता है, और अगर y एक्सिस है तो 0,y। ये याद रखना, अगर x एक्सिस है तो वो खाली इस लाइन पर पॉइंट होगा, और अगर y एक्सिस है तो इस लाइन पर। जैसे मैंने बोला 4,0 पॉइंट बनाओ, कहाँ पर आएगा, तो 4,0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अगर लाइन पर पॉइंट होता है, अगर x की लाइन पर पॉइंट है तो y 0 होगा, y की लाइन पर पॉइंट है तो x 0 होगा, मतलब जिसके ऊपर पॉइंट है उसी की तो वैल्यू होगी ना। अगर मैंने बोला ये पॉइंट, तो आप इसकी वैल्यू क्या बताओगे, 0,3। अच्छा, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा था, अब उसको भी आप फटाफट यहाँ पे देख लो। अब देखो है तो बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये फटाफट मैं एकदम थोड़ा टाइम में जल्दी बताता हूँ। ये कह रहा है x, y है,
ये कह रहे किस में होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, किस में होंगे। आप देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। तो आपको ये पता है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या बात होती है। ये देखो फर्स्ट में दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, थर्ड में ये होता है, फोर्थ में होता है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। मैंने दो दो बार लिखी है यहाँ पर, प्लस प्लस माइनस प्लस, एक्स वाई में भी लिख कर दिखाया। और ये आपको ये देखो मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा है ताकि बच्चे को अच्छे से पता लग जाए। ये देख रहे हो आप। फिर मैंने यहाँ पर एक और बात बताई है कि इधर वाले को राइट बोलते हैं, 1 2 3 4 ये एक्स होता है, एक्सिस, ये लिखा है मैंने। हिंदी में एक्स अक्ष बोलते हैं इसको, वाई इसको भी एक्स बोलेंगे, ये होता है वाई एक्सिस, हिंदी में वाई अक्ष बोलेंगे। इसे अबव, इसे बिलो बोला जाता है। क्योंकि अगर एग्जाम में बोलेगा ना कि एक्स एक्सिस के अबव, तो आपको ये लेना है। तो मान लो बोला एक्स एक्सिस के 3 ऊपर, तो 1 2 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0,3। अगर एक्स एक्सिस से ऊपर बोल रहा है तो वो वाई की वैल्यू है, सुन रहे हो। और अगर राइट लेफ्ट बोल रहा है तो एक्स की वैल्यू है। अगर वीडियो का हिफाजा पीछे सुन सकते हो बार बार। अगर मैंने बोला वाई एक्सिस के राइट में 3 जाना है, तो 1 2 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3,0। पहले एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है। अगर मैंने बोला वाई एक्सिस के लेफ्ट में जाना है 4 कदम, तो 1 2 3 4, तो यहाँ माइनस लगता है, तो इसका आंसर आएगा -4,0। देखो अगर एक्स की लाइन है तो वाई की वैल्यू 0 है, और अगर वाई की वैल्यू है, वाई एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यू 0 है। जब लाइन पर पॉइंट डलता है तो दोनों में से एक 0 होगा। अगर वो एक्स पर है तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई है तो वाई पर वैल्यू होगी। तो इसने पूछा है कि अगर एक्स नेगेटिव है, सॉरी एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। या आप इंग्लिश में देखते थोड़ा सा ब्लर था, मतलब पेंडिंग से नहीं, तो एक्स प्लस का है, वाई माइनस का। आप बताओ प्लस माइनस किस में होता है, बताओ। ये देखो इसलिए मैंने बार बार लिखे हैं प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखो प्लस माइनस, पहले एक्स फिर वाई लेना है, ये ध्यान रखना। आपकी अगर गलती हो तो, चूक हो तो आप मतलब नुकसान कर सकते हैं। अब इससे बोला एक्स अक्ष से 5 मीटर की दूरी है और सेकंड जो है क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब आप देखो फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, तो एक्स से दूरी है ना, ये देखो एक्स से, तो एक्स से दूरी तो वाई की वैल्यू हुई ना, तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर है 0,5। यही तो बता रहा था मैं, अगर एक्स एक्सिस से दूरी बोलेगा तो वो वाई की वैल्यू होगी, और वाई एक्सिस से बोलेगा तो वो एक्स की दूरी होगी। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, हालांकि ये जो लाइन होती है सेकंड क्वाड्रेंट की नहीं मानी जाती, समझे मेरी बात। चलो अब हमने ये देखो ये कह रहा है वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो ये पहले वाला एक्स के बराबर होगा, दूसरे वाला वाई के बराबर होगा। यहां देखिए तो कैसे करोगे आप, ये इसके बराबर लोगे, यानी कि x - 4 बराबर 4, तो माइनस का 4 जाके क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ऐसे ये वाला इसके बराबर लोगे 2y, ये अगला क्वेश्चन है 7, तो 2y = माइनस का 3 जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 7 3 10 हो गए, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो 5 आंसर है। समझ में आ गई। अब इसने बोला एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से दूरी निकालो, इस पॉइंट को देख के डिस्टेंस निकालो। कोई बताएगा क्या आंसर होगा। जब एक्स से बोल रहा है तो वाई आंसर आगे, इसका आंसर हो जाएगा 6, और वाई बोल रहा है तो एक्स, इसका आंसर 7। अब आपको सर आपने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, हाँ माइनस लिखा है तभी हमें प्लस लिखना है। सुन रहे मेरी बात। एग्जाम में आएगा तो सीधा आंसर पे टिक करना होगा, एमसीक्यू आएगा अगर आएगा तो। अब ये तो बता दो कि कौन से क्वाड्रेंट में है,
बस ये देख लो मिरर इमेज वाला जो इम्पोर्टेंट है, ये भी है इम्पोर्टेंट, इस बात नहीं, क्योंकि देखो 3 पॉइंट दी थी, चौथा पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया। तो जैसे अगर फिगर ऐसे बन रही है, 1 पॉइंट यहाँ रहा है, 1 पॉइंट यहाँ रहा है, 1 पॉइंट यहाँ रहा है, तो 1 पॉइंट यहीं तो आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो भी निकलेगा वो आपको बताना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। इसने बोला इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कह रहा है कि अगर इसकी शक्ल देखेंगे तो इसकी शक्ल कैसी दिखाई, आपको पता है शीशे में जब हम किसी की शक्ल देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, तो जितना हम शीशे के अंदर होते हैं उतने बाहर होते हैं, यूँ कहें कि जितना हम बाहर होते हैं उतने शीशे के अंदर दिखाई देते हैं। हाँ है ना, मतलब सेम साइज रहता है, सेम पोजीशन रहती है, यहाँ से नो। तो इस तरीके से ना, तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो जैसे यहाँ पर -3,5 है, इसने बोला है कि इसकी इमेज बताओ। क्या बताओ इसकी इमेज? तो आप पहले रफ में बना लो अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो। ये आपको पहले से पता है तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ही अभी। 5 प्लस का तो प्लस पे ज़्यादा जोड़ दो, माइनस का 3 है वाई तो माइनस पे नीचे चले जाओ। अब बताओ एक्स माइनस का 3 है 13, वाई प्लस का 5 है, माइनस का 3 है वाई प्लस का 5 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। हाँ है ना। अब शीशा किसको माना उसने, वाई को माना है शीशा या एक्स को माना है? अगर आपने शीशा देखा है अच्छे से तो आप पता लगा लोगे। अब यहाँ पे इसने शीशा माना है एक्स को, तो शीशा इसको माना, तो अब बताओ इसकी शक्ल कहाँ बनेगी? अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल जितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 मतलब -5, और यहाँ से 1 2 3, तो यानी कि यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, यहाँ पर बनेगी ना। तो वैल्यू क्या है देखो, x का -3 ही रहा, y प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो आपको इतना याद रखना है, अगर x एक्सिस को शीशा माना है तो y का साइन चेंज होगा। जब दूरी बोलते हैं तो y की वैल्यू लेते हैं, है ना, लेकिन जब शीशे की बात आ जाए तो अगर x बोला है तो y को, हर बार तुम देख रहे हो दूसरे वाले को चेंज करते हैं। अगर x है तो y का क्या करना है, क्या करना है, साइन चेंज। अब 0 का साइन चेंज तो होगा नहीं, इसमें प्लस कर दे, तो ये आंसर आ गया, इसका ये, इसका ये, इसका ये। समझ में आ गई? अब मेरा मन कह रहा है कि मैं ये भी एक बार बता ही दूं। ये देखो इसने बोला 0 0, तो 0 0 तो यहाँ आ जाएगा। इसने बोला a 4,0, 1 2 3 4, ठीक है। इसने बोला b कितना है 4,6, ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 4,6। अब इसने बोला है ये, इसका नाम क्या है b। इसने बोला OA और AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये OA हो गया और ये AB हो गया, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 2 3 4 आ गई। इसने बोला AB की लंबाई बताओ, तो AB की लंबाई क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 हो गई। जब y की वैल्यू ले रहे हैं ना, वो ये y को देख रहे हैं ना यहाँ पे इस तरीके से, AB को ले रहे हैं। इसने बोला अगर C पॉइंट हो जाए, आयत बन जाए, तो C पॉइंट इसी को मानेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जब लाइन पर पॉइंट होता है, तो मैंने कहा था जिस पॉइंट, जैसे लाइन पर पॉइंट y पर है ना, तो y का तो ये मैं लिख देता हूँ नाम, यहाँ पे कितना आया था, तो y है तो y का 6 हो जाएगा और x 0 हो जाएगा। जिस लाइन पर पॉइंट होता है उसकी वैल्यू होती है, दूसरे की वैल्यू 0 होती है। जैसे इसकी वैल्यू कितनी थी 4,0, क्योंकि ये x पर था, x वाले पे y की वैल्यू 0 होगी, y वाले पे x की वैल्यू ये 0 होगी। देखिए उसके बाद है आपका 6th चैप्टर। देखो 5th चैप्टर में ना 5-6 क्वेश्चन है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उनको कर लो, पोस्टलेट सारे याद कर लो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पोस्टलेट वगैरह नहीं बता रहा, ठीक है। और जो भी आपके चैप्टर है उसके बारे में जो भी है बता दूं, मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ पोस्टलेट भी आपको, ठीक है। तो जैसे 5th चैप्टर अगर हम देखेंगे तो उसमें ना पोस्टलेट जैसे ही है ना, तो छोटा सा चैप्टर है, इसी में से आप ये एक बार पढ़ लो। तो पॉइंट की डेफिनेशन, पॉइंट जो होता है ना
उसका कोई पार्ट नहीं होता, लाइन जो होती है उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। तो ये आप अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे। और देखो थोड़े से क्वेश्चन है, ये एक बार आप पढ़ लेना जरूर। ये रे पोस्टुलेट, एग्जाम में बोलेगा पांचवा पोस्टुलेट लिखो तो पांचवा लिखना पड़ेगा, चौथा बोलेगा तो चौथा लिखना पड़ेगा, ये याद कर लो। या बोलेगा कि जो टर्मिनेटिंग लाइन है उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये कौन सा पोस्टुलेट कहता है, सेकंड कहता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि हम सर्कल किसी भी रेडियस का बना सकते हैं, पोस्टुलेट थर्ड कहता है, इस तरीके से। ये आप एक बार जरूर पढ़ लेना। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे बता दूं। देखो जब हम चैप्टर 4 करते हैं तो चैप्टर 4 में एक क्वेश्चन आपका ये वाला ऐसा आने ही आना है। तो आपको याद रखना है चैप्टर 4 में एक्स के साथ वाले को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए। वाई के साथ वाले को बी बोला जाता है, और जो सी है वो अकेला होता है, समझो। जैसे मान लो +3 = 0 दे रखा, ठीक है। तो ए कितना होगा, इसको ए बोलेंगे, इसके आगे कोई नहीं तो 1 मानेंगे, और इसको सी बोलेंगे। अब कभी कभी एग्जाम में ना थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन कर देगा, जैसे 3x - y - 8 = 8x + 3। तो इसको पहले सिंपल करो, इनको उठा के इधर ले आओ, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब पहले x आता है तो 8 में से 3 गए, माइनस के 5 है। माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी है, माइनस कितने का, माइनस का y 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। अब हमने सिंपल कर दिया इसे, तो a कितने का -5, b कितने का -1, कोई सा नहीं 1 मानेंगे, और c कितना -11। तो आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी, जैसे इस पे अगर क्वेश्चन आ जाता तो आप आराम से कर लोगे। और बाकी देखो एक क्वेश्चन ऐसा, एक जैसे ये दे सकता है वो, या दे सकते हैं, ये दे रखा है, उन्होंने बोला कि x1 है y2 है, तो k निकालो। तो जहाँ x है वहां पे आप क्या लिख दोगे, 1, y की जगह आप 2 लिख दोगे। तो 3 × 1 = 3, ये सेम उतार देना, 4 × 2 = 8, तो 8 में से 3 के कितने बचे, -5। ये एग्जाम्पल है, जो नहीं यही क्वेश्चन अगर सेम नहीं आता कभी। अब इसमें से हम घटा सकते नहीं, क्योंकि वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, तो -3 के को उधर ले गए, ठीक है। तो ये माइनस का रहेगा, देखो ये माइनस का जगह प्लस का हो गया, और ये -5 रहेगा। अब 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो के ये आ गया। एक देखो, एक या तो इनमें से ये वाला क्वेश्चन देंगे, या ये वाला पुट करने वाला क्वेश्चन देंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग बता दिया, आपको ब्रैकेट में लिख के दे देगा, आपको पता होना चाहिए पहले वाला एक्स होता है दूसरे वाला वाई होता है, तो पुट कर देना 2 गए। और तीसरा ये कि इसके 4 सॉल्यूशन निकालो। क्या बोलेगा कि जैसे 4 और 2 हैं, इनकी 2 इक्वेशन बनाओ। जैसे उन्होंने बोला कि ये पॉइंट है, ठीक है, और इसकी इक्वेशन बनाओ, तो बहुत आसान है। 4 और 2 है, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 6। इसको x मान लो, इसको y मान लो, दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप इन पॉइंट से इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे आप इक्वेशन से पॉइंट निकाल सकते हैं, तो पॉइंट से इक्वेशन बना सकते हैं। मैं एक बार ना जैसे 4 सॉल्यूशन वाली बात है ना, वो एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी केस स्टडी में दे सकता है, ये दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं, मतलब कि उन्होंने बोला राम और श्याम है, दोनों ने मिलकर 100 रुपये दान करें, इसके 4 सॉल्यूशन निकालो। तो माना राम ने x दान करे, y ने y दान करे, x ने मतलब राम ने x डोनेट करे, y ने जो है ना मतलब जो श्याम है उसे y डोनेट करे। तो इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हो। या मतलब कोई भी, जैसे इक्वेशन ये वाली आ गई, इन्होंने बोला इसके 4 सॉल्यूशन निकालो। तो आपको जब 4 हल बोल रहे हैं ना, आप सिंपल तरीका अपनाना, पहले x की जगह 0 लिख लो, जहाँ x है वहां 0 लिख लो। हिंदी में लिख देना यहाँ पर माना, और इंग्लिश में लिख देना लेट। तो x की जगह 0 लिखा, तो कोई सा नहीं मल्टीप्लाई, तो 3 की 0 मल्टीप्लाई 0 आ गया।
तो जीरो में से कुछ भी घटाओगे वही बचेगा। अब इस माइनस को यहाँ पहुंचा दो। बच्चे ये गलती करते हैं, इस माइनस को इधर पहुंचाते नहीं, इग्नोर कर देते हैं और करेक्ट किराए पर सारा पानी फिर जाता है। अब y की जगह 0 लिख दो, तो जहां 3 है वहां 3 लिख दिया, x की जगह x लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, और y की जगह लिख देंगे 0। इक्वल टू में क्या 100, ये देखो y की जगह 0 आ गया। अब इसमें से घटाओगे वही आएगा, बस जीरो में से कुछ भी घटाओ वही रहता है। देखो जीरो में से घटा रहे थे वही रहा, और जीरो इसमें से घटा रहे तभी वही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई वाला है, इधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड। ये आंसर आ गया। तो हमने जब x 0 माना तो y निकला, जब y 0 माना तो ये x निकल गया। यहाँ लेट लिख देना, ठीक है, फिर देन लिख देना, माना और तब। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना जैसे समरी की तरह से समझा रहा हूँ, लेकिन पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 सोल्यूशन ये लोगे, तीसरा सोल्यूशन कैसे निकालोगे। अब x से कुछ भी रख लो, कुछ भी, जैसे 4 रख लिया यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस y इज इक्वल टू 100, तो 3 4 जो 12। तो अब 12 को उधर ले जाओ, इस तरीके से प्लस वाला माइनस का होगा, इस माइनस को गायब मत कर देना। तो 100 में से 12 का कितने बचे, 88, क्योंकि प्लस की बड़ी है तो प्लस का साइन। अब ये माइनस उधर पहुंचा देंगे तो माइनस का 88 आ गया। तो देखिए मैं आपको आइडिया देता हूँ, फॉर्मूलों पर चलते हैं फिर से, ठीक है। अब 6 चैप्टर्स के फॉर्मूले हैं। एक होता है लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर मतलब एक लाइन का टोटल 180 होता है। अगर ये 60 का है तो ये कितने का होगा, 120 का होगा। और फिर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा नहीं अच्छी वीडियो है तो प्लीज सब बच्चों को शेयर कर देना, क्योंकि स्पेशली उसे जिन्हें बहुत डर लग रहा है कि हम कैसे पास होंगे, ठीक है, उनका भी भला हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। अब आपको इसमें ना थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर ये 100 का है तो 100 का होगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला देख लो। अल्टरनेट में क्या होता है, ये जो जेड बन रहा होता है बराबर होता है। अगर ये 100 का तो 100 का होगा, बराबर होगा। ये होता है एडजेसेंट, वैसे इसे इंटीरियर भी बोलते हैं, कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ये है। और ये कंडीशन है कि ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब समांतर, जो एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो जो एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इनका टोटल 180 होगा। अगर ये 70 का है तो 110 का होगा। आपने थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना। कॉमन सेंस कैसे, कोई फिगर आ गई तो देखो गड्डी लेकर जाना कि अगर आपको जैसे उसका पता लगाना उसके एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो डी रख के देख लेना, आइडिया लगा के उसको लिख देना। और दूसरा एक और चीज आपको पता लगाना कि दोनों इक्वल होंगे, ये टोटल 180 होगा। तो आप खुद सोचो, इसका मुंह भी एक्यूट है और इसका मुंह भी एक्यूट है, तो इक्वल होगा। और इसमें एक का मुंह ऑब्ट्यूज है, एक का मुंह एक्यूट है। एक का मुंह बड़ा एक का मुंह छोटा, तो 180 होगा। मतलब अगर आपको कभी फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। इस तरीके से देखो, ये दोनों सेम साइज के हैं, एक यहाँ पर एक बड़ा एक छोटा है, तो ये 180 वाला होगा। बाकी मैंने फॉर्मूले तो लिख दिए, फिर भी क्योंकि कई बार ना हम इतना घबरा जाते हैं इसलिए। और देखो जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसके चारों एंगल का टोटल 360 होता है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। ये आपको पता है ना। अब कुछ इसके बेस पर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा बेस बता रहा हूं, ठीक है। देखिए डियर, अगर मान लो एग्जाम में लिखा आ गया 30 + x है और ये 70 + 2x, ठीक है। तो आप कहोगे सर ने तो बोला था कि छोटा है बड़ा है, तो हमें उनका टोटल 180 लिखना है। हाँ बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि ये रहा लीनियर पेयर है ना। तो आप क्या लिखोगे, 70 + 2x 30 + x इज इक्वल टू 180। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी, आप डी से माप के देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। फिर भी अगर आपको पता है तो देखो, इसमें ज्यादा चांस है तो उन्होंने भी रफ में बना दी मेरी तरह, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 70 + 30 कितना होगा, 100। 2x और 1x कितना होगा, 3x।
तो 3x इजिकल टू 180 प्लस का 100 जाके माइनस का हो जाएगा, और 180 में से 100 गए 80, 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो x इजिकल टू 80/3। और अगर ये क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर ऐसी फॉर्म में होता, यहाँ पर आप लिख देना लीनियर रेक्टिट्यूड में, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 40 का और यहाँ लिखा गया x माइनस 20, तो कैसे करेंगे, 40 इजिकल टू x माइनस, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। आपको ये याद रखना कि हमें 180 लिखना है या इक्वल लिखना है, और ये किसके बेस पर है, फॉर्मूलों के बेस पर है, ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस का 20 जाके क्या हो गया, प्लस का 20, तो 60 आ गया, ठीक है। तो मेरी अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, बताओ अगर ये 100 का है, ये 70 का, तो ये कितने का होगा। देखो एक तरीका तो ये, एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180, 100 का तो 80, एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, 815, 30 का आ गया। एक तरीका होता है कि बाहर वाला जो एंगल होता है, इसको छोड़ के जो बाकी जो बचे हैं उनका टोटल के बराबर होता है, तो इसलिए ये जो है 30 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 30 का आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, उसने बोला एक चतुर्भुज है और इसके जो एंगल की रेशो है, एंगल की रेशो मतलब एंगल मतलब कोण की रेशो 3:2:4:3:7 ये दे रखी, मान लो 4:3:2:1, 4:3:2:1, ठीक है। और टोटल तो 200 हो सकता है, नहीं, बस इतना लिखा है। तो जब भी रेशियो दिया होता है उसको अलग करने के लिए x मान लेते हैं या k मान लेते हैं, 4x 3x 2x 1x। अब बताओ इक्वल में क्या रखेंगे, मैंने बोला एंगल की रेशियो है, और आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के एंगल के टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो इक्वल में 360 लिखेंगे, 4 3 7 8 9 10, तो x कितने का आ गया, 360/10, 36 आ गया। x कितने का आ गया, 36। तो a b c d, तो एंगल a कितने का आ गया, यहाँ पर कितना 4 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर b 3 है ना, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 36 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो 36 से, फिर d को मल्टीप्लाई कर दो 36। तो इस तरीके से आपको अगर एंगल का बोले तो। अब एक और देखो, 6th चैप्टर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो एंगल है ना इनका, तीनों को टोटल 180 तो प्रूव करो, तो ये थ्योरम आप कर लेना। एक आ जाता है कि ट्राइंगल के जो एंगल है इनका टोटल जो है 180 होता है, ऐसे ही तो बोलते ट्राइंगल ये जो है ना इक्विलेटरल है, तो हर एंगल 60-60 का होगा, ये वाला आ जाता है, ठीक है। अब आगे सुनो, अब ध्यान सुनना, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन बच्चों को पता होगा ना वो आंसर कमेंट बॉक्स में इसके लिख देना, इससे होगा कि हाँ बच्चे आगे की वीडियो देख रहे हैं और उन्हें इंटरेस्टेड है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एक होता है परिवर्ती, इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना डियर। और कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक बोला जाता है, मैं हिंदी में वालों की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में तो ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में एक होता है संपूरक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। अगर मान लो मैंने बोला आपको 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री, और एग्जाम में आपसे पूछ लिया एमसीक्यू में ए बी सी डी, उसने पूछा कि 40 डिग्री का अगर रिफ्लेक्स पूछ लिया, और यहाँ 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपको 50 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर 310 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका आंसर जो दे रखा है वो 140 दे रखा है, और डी में दे रखा 90। इसने पूछ लिया कि 40 डिग्री का रिफ्लेक्स क्या होगा, तो आप किस पर टिक करोगे। बच्चों जब रिफ्लेक्स पूछेगा ना तो आपको 360 में से घटा देना,
अगर 40 डिग्री का रिफ्लेक्स पूछ लिया, मतलब परिवर्ती पूछ लिया, तो आपका आंसर क्या होगा? 360 में से 40 के कितने बचे? सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन कर दे दिया मैंने, 320। इस पर टिक कर दो। ठीक है। अगर इसने रिफ्लेक्स ना पूछ के इसने पूछ लिया कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है ना डियर, तो आपको 90 में से घटाना है। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है तो आपको 90 में से घटाना है, तो 90 में से 40 के कितने में से 50, तो 50 पे टिक कर दोगे। और अगर सप्लीमेंट्री पूछा, मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि कोई एक ही पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो। और अगर आप सप्लीमेंट्री पूछा तो 180 में से घटा देना, तो 180 में से 40 गए तो 140 बचे, तो इस पर टिक कर देना, मतलब जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कर देना। तो रिफ्लेक्स टोटल 360 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है, और सप्लीमेंट्री कितना होता है? 180 होता है। उसके बाद आपका जो चैप्टर हीरोन फॉर्मूला वाला है, तो एस मतलब होता है सेमी पैरीमीटर। क्या होता है? सेमी पैरीमीटर, मतलब पूरी बाउंड्री का आधा। तो एस कैसे निकालते हैं? पूरी बाउंड्री इनके पैरीमीटर का आधा कर देंगे, पी अपॉन में 2। पहले एस निकालना पड़ेगा, फिर एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर इसमें पुट कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। ठीक है। बाकी मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, तो इसके आगे के जो चैप्टर्स है ना उसको कंटिन्यू कराऊंगा। अभी सिर्फ फॉर्मूले आप बाकी के आगे के देख लो। ठीक है। तो अगर बेस और हाइट बोल देगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट ले आएंगे। अगर इक्विलेटरल है, मतलब तीनों साइड बराबर है, तो √3/4 साइड स्क्वायर हो जाएगा। √3/4 भुजा की घात 2 हो जाएगा। अब जो चैप्टर 7 है ना उसमें कॉन्ग्रुएंट वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम जिसकी शेप भी सेम होती है, ठीक है, और जो साइज है ना वो भी सेम होता है। सुन मेरी बात, शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे कैसे होता है? तीनों साइड हो सकती है, दो साइड के बीच में एंगल हो सकता है, दो एंगल के बीच में साइड हो सकती है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड हो सकती है, और ए एंगल एंगल साइड। और कौन सा नहीं हो सकता कॉन्ग्रुएंट? ये नहीं होता ए और एस एस ए या ए एस एस, ये तीन नहीं होते। वो ये पूछ लेगा कौन सा नहीं होता, तो आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, ये तीन लिख देगा और सही वाला लिख देगा, पूछेगा कौन सा होता है, तो फिर इनमें से जो होगा वो होगा। समझ रहे? कॉन्ग्रुएंट देखो, जैसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अब ये 4 है, ये भी 4 है, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री 80 डिग्री। तो देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 80 80 है। तो एंगल के बीच में साइड है, तो ए बीच में हो गया एस, तो ए एस से रूल। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से फॉर्मूले से? तो ए एस से। ठीक है, समझ में आ रही है? अब आगे देख लो, ये जो आपका देखो इस चैप्टर में से आप थ्योरम कर लेना जरूर। ये न्यू बुक में चैप्टर 9 है, और जो ओल्ड बुक है उसमें चैप्टर 10 है। तो ओल्ड बुक के हिसाब से 10.1 और 10.8 कर लेना। ठीक है, थ्योरम। अब ये देखो, आमने सामने का टोटल 180 होता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर इसके बेस पर क्वेश्चन आ गया, मान लो यहाँ पर ये आ गया और ये बोला 70 डिग्री का है और ये 80 + 2x है, तो x पूछ लिया कितने का होगा, तो आपको याद रखना दोनों का टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो 8 + 15 + 2x प्लस का 150 जाके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 150 का 30 बचे, 30 का आधा कितने का होता? 15 का होता। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये देखना है कि टोटल 180 है या इक्वल वाला है। इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। और ये क्या होता है? एंगल इन सेम सेगमेंट। लाइन डालो, अगर ये 40 का तो 40 का होगा।
अब देखो एक ध्यान से समझ लो, ये सर्कल है, ये 70 का है, ये 80 का है, और इसने ये वाला पूछ लिया। अब देखो ये जो एंगल है ये तो इस ट्रायंगल की है ना, तो एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। ये 80 का 70 का है, तो ये कितने का आ गया, 30 का आ गया। ये 30 का, तो ये भी 30 का होगा। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है, क्योंकि एक ही कोण का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपसे एक बताऊं, अगर आपसे पूछेगा वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास। द लॉन्गेस्ट कोड इज कॉल्ड, ये खाली से पूछ सकता है, जो लॉन्गेस्ट कोड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। जो लॉन्गेस्ट कोड होती है ना, मतलब जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, उसे हम व्यास बोलते हैं। ठीक है। अब सर्कल के ऊपर जैसे आपको पता होना चाहिए, सर्कल होता है, इसे सेंटर बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, और दो रेडियस सीधी बन जाए तो एक डायमीटर बन जाता है। और ये आधा सर्कल को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अब ये वाली थ्योरम है, अगर ये 100 का है तो ये कितने का होगा, 50 का। सेंटर पे बनने वाला एंगल, हम जैसे किनारे पर है, हमारे माता पिता सेंटर में जो हमारा ध्यान रखते हैं, तो आपको ये याद रखना वो बड़े हैं, आप किनारे पर हो, तो ये 50 का है, तो ये कितने का होगा, डबल होगा, 100 का होगा। ठीक है। उसके बाद एंगल इन सेमी सर्कल, ये जो आधे सर्कल पर जो ट्रायंगल बना ना, ये एंगल 90 का होता है। अब इसके बेस पर अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे ये इनने बोला कि ये सेमी सर्कल पे बन रहा है, ये 70 का, तो कितने का होगा। आपको पता नहीं ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, एक त्रिभुज का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 70 घटा के 110 मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि ये 90 का है। तो ये कितना हो गया, 90 + 70 160, तो ये बचा 20 का। या आप इसमें से 90 भी घटा दो तो 20 आ गया। 3 जनों का टोटल होता है 180, 2 जनों का नहीं होता। ठीक है। फिर आपका जो चैप्टर ना मेंसुरेशन वाला, मैंने चैप्टर नंबर इसलिए डाला क्योंकि नई बुक पुरानी बुक का हिसाब हो गया ना। तो आपको पता है आर रेडियस होती है, एल स्लैंट हेड होती है, और एच। तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, एक नंबर में आए जैसे भी आए, इन तीनों में से एक को निकालना होगा। अगर एल निकालना तो ये लगा देना, आर निकालना तो ये, एच निकालना तो ये। पाइथागोरस थ्योरम पर ही होता है। जो आपका 10 चैप्टर ना, उसमें भी क्वेश्चन आता है। जो ये बोल सकते हैं कि जैसे कोड पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो रेडियस की लंबाई निकालो। तो आपको क्या करना है, अगर ये पूरा 8 है तो ये हो गया 4, और मान लो 3 दे रखा है, तो ये कितने का होगा, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर, ये बेस मान लो, बेस का स्क्वायर, और ये हाइट का स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। ये क्या है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 3 9, 25 का रूट कितना होता है, 5। अब यही वाली चीज यहाँ पर है। तो जैसे मान लो ये आर आपको दे रखा है 4, एच दे रखा है आपको 3, तो एल कितने का निकलेगा, मतलब आपको एल निकालना है। देखो ये टेढ़ी लाइन निकाली है ना, तो एल निकालना, तो आप वही वाला फॉर्मूला लगाओ, एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। आर कितना है, 4 का स्क्वायर, एच कितना है, 3 का स्क्वायर। एच यानी कि 16, 3 यानी कि 9, 16 9 कितनों का 25, इसको जाके रूट बन जाता है, स्क्वायर जाके रूट, तो 25 का 5 आ गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से मतलब इन तीनों में से कुछ भी पूछे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, उसी से फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है। अब देखो ये चैप्टर में ना आधा चैप्टर डिलीट हो गया, तो इनके क्वेश्चन आप जरूर कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला एक जरूर आएगा एमसीक्यू में। ठीक है। टीएसएफ कोण क्या होता है, टीएसएफ कोण क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, एरिया ऑफ कोण जो ओपन है, खुला हुआ, तो ये खुला हुआ जो है ना, यहाँ से खुला होगा, तो ये फॉर्मूला सेम इसकी तरह हो गया।
ठीक है। अब डायमीटर, एक डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं? 2, क्योंकि जैसे सर्कल है तो इस सर्कल में कितनी रेडियस है? 1 और 1 2। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसी रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ होगा। अब सी एस ऑफ स्पेयर, ये स्पेयर होता है। स्पेयर मतलब गोला। ये 3D शेप है सारी, ये भाई 3D है, ये 3D है। तो सी एस क्या होता है? 4πr²। और टी एस का 4πr², दोनों सेम होते हैं। वॉल्यूम का 4/3πr³। ये हेमिस्फीयर, जैसे एग्जाम में बोलेगा कि पेशेंट के लिए कटोरा दिया जाता है सूप भर के, तो ऐसे ही पूरे दिन में 200 पेशेंट को कटोरा पिलाया गया सूप का, तो कितना सूप चाहिए होगा? तो वॉल्यूम निकालना है। देखो, अगर हम किसी चीज को भर रहे हैं, अगर हम किसी चीज को भर रहे हैं तो वह वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को लगा रहे हैं तो वहां पे एरिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये बोलेगा ही नहीं कि सी एस से निकालो, टी एस से निकालो, क्या निकालो। तो आपको अपना कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि दीवार पर पेंट करना, तो एरिया निकालेंगे या वॉल्यूम? एरिया निकालेंगे। मैंने बोला कटोरे पर पेंट करना, तो एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम? एरिया निकालेंगे। मैंने बोला कटोरे को भरना है दूसरे, तो वॉल्यूम निकालेंगे। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, इससे सी एस से 2πr² होता है और टी एस से 3πr² होता है, तो ज्यादातर ये वाला आ जाता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 3πr² है इसमें। ठीक है, ठीक है। इसका टी एस से 4 है क्योंकि पूरा गोल है, और जबकि इसका टी एस से 3 है। पता क्यों? एक ही हो गया, एक ही हो गया, और तीसरा बंद कर दिया, इसलिए क्या होगा? 3πr²। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। उसके बाद आपके चैप्टर स्कोरिंग है, और देखो ये केस बेस भी आ सकता है और सीधा बनाने को भी आ सकता है। बार ग्राफ अलग अलग होता है, हिस्टोग्राम चिपका होता है। इस वाली चीज को ना चौड़ाई बोलते हैं, और ये जो होती है लंबाई होती है। और अगर बोला हिस्टोग्राम विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो आप पहले हिस्टोग्राम बना देंगे, फिर उसके बीच के पॉइंट का मतलब ना कोने के पॉइंट मिला देते हैं, मिड पॉइंट लेना पड़ता है, क्लास मार्क लेना पड़ता है, वर्ग चिन्ह। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सीधा ही बना दो। ठीक है, विदाउट हिस्टोग्राम बोलते हैं इसको। और एक होता है एडजस्टेड, जिसमें हमें विड्थ निकालनी पड़ती है, सॉरी WIDTH, और लेंथ निकालनी पड़ती है। तो इस चैप्टर के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना, वो वाले ये वाले। अब आपसे पूछ लेगा क्लास मार्क निकालो, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट अपर में 2 कर देंगे। क्लास तक पूछेगा तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे। अगर अपर लिमिट पूछेगा तो क्लास मार्क का डबल करके लोअर लिमिट घटा देंगे। लोअर लिमिट पूछेगा तो क्लास मार्क का डबल करके अपर लिमिट घटा देंगे। ये मैंने हिंदी में लिख दिया। अगर उस में पूछेंगे और वर्ग चिन्ह दे रखा होगा और ये दे रखा होगा तो डबल करके घटा देंगे। रेंज मतलब होता है सबसे बड़े में से छोटा नंबर घटा देगा। सबसे बड़े में सबसे छोटा नंबर घटा देने को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अब थोड़ा सा जरा मैं आपको ये बता दूं, जैसे 40 से 80 आ गया, ये जो लिखा था ना, ये माइनस नहीं है, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये पूरा क्लास इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है इस चैनल पर। आप प्लेलिस्ट देखेंगे, पुरानी वीडियो देखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी वीडियो से आप उसको बेनिफिट उठाइए। और क्लास 9 ASC स्टार्टर का एक अलग चैनल भी सिर्फ 9 की वीडियो है, सारी मैंने इसमें अपलोड कर दी है, पुरानी पुरानी जितनी वीडियो है। तो उस चैनल का भी लिंक दे दूंगा, तो आप अच्छे से कर लेंगे। नहीं तो क्लास 9 ASC स्टार्टर लिखोगे तो आपको मिल जाएगी, उसमें सारी 9 की वीडियो है। लोअर लिमिट हो गई 40, अपर लिमिट क्या आ गई? 80। इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, इसको 80 जो है ना अपर लिमिट बोलेंगे 80। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा क्लास मार्क बताइए, इसे हिंदी में बोलेंगे उच्च सीमा। अगर आपसे पूछ रहा है क्लास मार्क बताइए, वर्ग चिन्ह, तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के आधा कर देंगे।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको एल बोलते हैं, इसको यू बोलते हैं। तो 40 में 80 जोड़ के आधा कर दो, 120 का आधा कितना हो गया 60। समझ में आ गई। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन होता और ये 40 से 80 है ना, और यहाँ x 80 लिख देता, ठीक है, और यहाँ लिख देता कि जो क्लास मार्क है वो 60 है, मतलब वर्ग चिन्ह या मध्य मूल्य, इसको मध्य मूल्य भी बोलते हैं। 60 है तो वो बोल रहे लोअर लिमिट निकालो, मतलब हमें अपर लिमिट कितनी दे रखी है 80, उच्च सीमा कितनी दे रखी है 80, और लोअर लिमिट हमसे पूछ रहे हैं, हमसे निम्न सीमा पूछ रहे हैं। तो आपको पता क्या करना है, तो देखो मैंने ये फॉर्मूला बनाया ना अभी, अगर हमें लोअर लिमिट निकालना, क्लास मार्क का डबल करके घटा दो, तो क्लास मार्क कितना 60, तो 60 का डबल करके ये घटा, तो 120 में से 80 40 आ गया, तो 40 आ रहा ना, 40 ही तो था। तो आपको आंसर का प्रश्न का अगर आंसर बनाना आ गया तो आप और अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको काफी जो चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब जैसे ये लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये केस स्टडी है, ठीक है, ये केस स्टडी है, ये देख लेते हैं। देखो इसने बोला है कि इसका सेमी पेरीमीटर निकालो, हिंदी में अर्ध परिमाप निकालो। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है एस कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, एस मतलब तीनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, 130 140 और 150। तो 140 130 और 150 को जोड़ दो, 0 4 3 7 5 12, ऊपर एक हाथ से 1 2 3 और 1 4, 420 का आधा कर देंगे तो कितना का 210 आता है। समझ आ रही है। फिर से बोले इसका पैरामीटर बताओ, तो पैरामीटर तो हमने निकाल ही लिया 420, देखिए पैरामीटर तो टोटल होता है ना, देखो 100 200 300 5 3 8 और 4 12 420 है ना। इसने बोला कॉस्ट बताओ फेंसिंग की, देखो फेंसिंग की कॉस्ट पूछा है और यहाँ बीच में निकलने का रास्ता है, तो यहाँ पर तो फेंसिंग हुई नहीं, फेंसिंग मतलब बाड़ लगाना, तो यहाँ पर बच्चे ये गलत कर देते हैं। यहाँ पैरामीटर पूछा था, मतलब बाउंड्री पूरा लेते हैं, पैरामीटर में पूरा लेंगे, परिमाप में पूरा लेंगे, लेकिन फेंसिंग जब बात कर रहा है तो 5 मीटर चौड़ाई है और 20 रुपए ले रहा है तार के 1 मीटर के, तो फेंसिंग कहाँ तक होगी, यहाँ तक, ये नहीं होगी। तो टोटल कितना आ रहा था 420 में से पहले 5 घटा देंगे, 415 आ गया। अब इस 415 को 1 मीटर के हिसाब से 20 रुपए है तो 20 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही फंसा देगा। आपने देखो केस स्टडी है ना, तो उसी के बेस पर है। इसमें टोटल एरिया निकालो, तो टोटल एरिया कैसे निकालते हैं, कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, पहले एस माइनस ए निकालेंगे, फिर एस माइनस बी निकालेंगे, फिर एस माइनस सी निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद एस माइनस सी निकालने का फिर एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने आपको ये सिखा रखा ना, ठीक है, ये दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन के साथ क्लोजिंग करूंगा। मैं और वीडियोस भी, अगर आपको मोटिवेशन मिला ना, मैं बहुत सारी वीडियोस आपको ला सकता हूँ, बस मुझे आप प्लीज वीडियो को सारे लाइक कर देना, सारे जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज। एस माइनस ए 10 है, एस माइनस बी 12 है, एस माइनस सी आपका 14। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसने बोला है अगर ये तीनों दे दिए तो उसने पूछा है कि एस कितना होगा और पी कितना होगा। तो आपको याद रखना है, मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, किसी बच्चे ने पूछा था, तो आपको याद रखना इन तीनों को जोड़ दो, 10 + 12 + 14, तो 14 + 16 26 और 36, तो 36 ऐसा आ गया। और पी पूछा है तो पी कैसे निकालेंगे, आधे का डबल, यानी कि 72 आ गया, क्योंकि 2 गुणा में 36 होता है 72। अब आया कैसे ये बता देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड मतलब ये और ये जोड़ दो,
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 10 प्लस 12 प्लस 14। शॉर्टकट ट्रिक तो बता दी मैं, थोड़ा सा बता भी दूं, ठीक है। एस 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 3 एस हो गए, ए बी सी एक तरफ जोड़ लिया, और इधर कितना है 36। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है? आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2 होता है। तो इस 2 को उधर ले जाओ, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 2s। तो 3s में 2s के बचा 1s, तो 36 आ गया। और अगर p पूछेगा तो क्या होगा? 36 का डबल कर देंगे, 72 आए। और अगर एरिया पूछेगा तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख देंगे एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? 36 मल्टीप्लाई एस माइनस ए कितना है? 10, पहले से निकाल के दे रखा है। एस माइनस बी कितना है? 12। और एस माइनस सी कितना है? 14। बस अब इसका एल्सियम ले लो। 36 का क्या होता है? 6 6, 10 का 2 पंजे 10, 12 का 2 दूनी 4 3 12, और 14 का 2 7 14। अब इसमें से बाहर ले लो, 2 6 में से 1 6 बाहर आ गया। वैसे इसके भी और टुकड़े कर सकते थे, मैंने कहा तो सिंपल, इसलिए मैंने करा नहीं। 1 2 3 4 2 हैं, तो 2 बाहर आ गए। 5 कितने हैं? 1 ही है। 3 कितना है? 1 ही है। और 7 कितना? 1 है, तो अंदर आएंगे तीनों। 5 3 15, 15 7 105, तो ये अंदर आएगा। तो आंसर क्या होगा? 6 दूनी 12 दूनी 24, रूट में 105। ठीक है। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, और अगर मीटर तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। कैसे रही वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।